दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। आप सब जानते हैं कि यूट्रस हर लेडी की बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यूट्रस में दो तरीके की लाइनिंग होती है, एक बाहरी लाइनिंग होती है, बाहरी परत होती है, और एक अंदर की लाइनिंग होती है, अंदर की परत होती है। मैं आपको डायग्राम से यहाँ पे बताती हूँ। ये हमारा यूट्रस है और ये हमारी जो बाहर की परत है, मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारा यूट्रस है, ये जो बाहर की परत है, ये बाहर की परत है जिसको हम एक्सोमेट्रियम कहते हैं। और यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग है, जो प्रेगनेंसी का प्रोसेस जिसमें होता है, जिसमें मैच्योरेशन साइकिल्स का प्रोसेस होता है, मतलब कि जो अंदर की लाइनिंग होती है, अंदर की यूट्रस के टिश्यूज होते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी प्रेगनेंसी में हेल्प करने के लिए, हमारे बच्चे की डेवलपमेंट के लिए और हमारी हेल्दी मैच्योरेशन साइकिल्स के लिए। ये हमारे यूट्रस की अंदर की लाइनिंग है, ये अंदर की लाइनिंग है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। और जो बाहर की परत होती है, जो बाहरी लाइनिंग होती है यूट्रस की, उसको हम एक्सोमेट्रियम कहते हैं। अब जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एंडोमेट्रियोसिस। मतलब आप यहां एंडोमेट्रियम से यहां पे थोड़ा सा गैस कर सकते हैं कि एंडोमेट्रियम और एंडोमेट्रियोसिस, जब एंडोमेट्रियम में कोई प्रॉब्लम हो गई है तब उससे एंडोमेट्रियोसिस बना है। अब एंडोमेट्रियोसिस एक्चुअली में होता क्या है? एंडोमेट्रियोसिस मतलब कि यूट्रस की इनर लाइनिंग के टिश्यूज, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यूट्रस है, यूट्रस की इनर लाइनिंग के जो टिश्यूज है, जब यूट्रस की बाहरी परत के ऊपर, बाहरी लाइनिंग के ऊपर ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरीके के कुछ टिश्यूज हैं, लेकिन जो बाहरी परत है उसके ऊपर कोई ऐसे टिश्यूज नहीं है, वो प्लेन है। अब जब बाहरी परत के ऊपर अंदर वाले ये वाले टिश्यूज ग्रो करने शुरू कर देते हैं, बाहर वाली परत के ऊपर, बिना किसी रीजंस के, बहुत सारे रीजंस इसके हो सकते हैं, हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो जब बाहरी परत के ऊपर अंदर के टिश्यूज ग्रो करना शुरू कर जाते हैं बहुत सारे रीजंस की वजह से, तब उस कंडीशन को हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। अब जो एंडोमेट्रियोसिस कंडीशंस होती है, इसमें लेडी की बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं और बहुत सारी कॉजेज, बहुत सारे कारणों की वजह से ये वाली प्रॉब्लम लेडीज में हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि जो एंडोमेट्रियोसिस का कंडीशन हो जाती है, मेडिकल डिसऑर्डर हो जाता है, इसमें हमारी ओवरीज, हमारी फेलोपियन ट्यूब्स और पेल्विक एरिया के टिश्यूज जो है, इनर टिश्यूज जो है, ये इन्वॉल्व होते हैं। इनकी हेल्प जब ये अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं या ये ओवर वर्किंग कर लेते हैं, उस कंडीशन में हमारी जो यूट्रस की प्रॉब्लम है, यहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस हो जाती है। हम बात करते हैं कि यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग होती है, इसमें ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी प्रेगनेंसी के लिए और हमारे हेल्दी मैच्योरेशन साइकिल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 28 डेज का साइकिल होता है पीरियड्स का, ये सब आप जानते हैं, लेकिन कई बार ये 28 से ज्यादा होके 31 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकती है, 32 डेज भी हो सकते हैं। तो हर महीने के बाद जब पीरियड्स लेडी को आते हैं तो उस ब्लड में, उस वेस्ट ब्लड में एंडोमेट्रियम लाइनिंग प्रेजेंट होती है। अब ये ब्लड बनता कहाँ से, ब्लड आता कहाँ है? जब यूट्रस की इनर लाइनिंग के टिश्यूज जो हैं ये बढ़ना शुरू कर जाते हैं, पूरे महीने में ये बढ़ते रहते हैं, और 28 डेज के बाद मैच्योरेशन साइकिल्स, मतलब कि पीरियड के रूप में, ब्लड के रूप में एक्स्ट्रा टिश्यूज जो होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे यूट्रस को नहीं होती है, जब सेल्फ क्लीनिंग करता है हमारा यूट्रस अपने अंदर से, तब ये लाइनिंग ब्लड के रूप में, पीरियड्स के रूप में हमारे वेजाइना से बाहर निकल जाता है। और ये प्रोसेस 5 या 6 दिन, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन तक नॉर्मल कंडीशन में चलता है। अब हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए भी यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग एंडोमेट्रियम बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बच्चे के विकास के लिए, भ्रूण के विकास के लिए, उसको अच्छे तरीके से, उसको डेवलपमेंट होने के लिए यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड। तो जब यूट्रस अपनी अंदर की सफाई करता है हर 28 डेज के बाद, हर 38 डेज के बाद, वैसे तो हेल्दी पीरियड्स जो होते हैं वो 28 डेज का साइकिल होता है, लेकिन लेडीज की बॉडी में बहुत सारी ऐसी चेंजेस आते हैं, बहुत सारी ऐसी लाइफस्टाइल की वजह से चेंजेस आ सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से चेंजेस आ सकते हैं, जिसकी वजह से ये पीरियड्स की डेट जो है वो 30 डेज के बाद या फिर 31, 32 डेज ऐसे चलते हैं। तो जब यूट्रस अपनी अंदर की क्लीनिंग करता है, ये जो एक्स्ट्रा टिश्यूज होते हैं, यूट्रस के अंदर की लाइनिंग के टिश्यूज होते हैं, ये ब्लड के रूप में, पीरियड्स के रूप में हमारे वेजाइना से होके बाहर निकल जाते हैं
तो इस प्रोसेस में जब यूट्रस की और वेजाइना की अंदर से सफाई हो जाती है पीरियड्स के दौरान, तब आपने देखा होगा, कई बार आपने सुना भी होगा कि पीरियड्स के 3-4 दिन के बाद या फिर 5-6 दिन के बाद जब लेडी अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं और स्पर्म उनके अंदर चला जाता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस, 98% चांसेस होते हैं कि लड़की लेडी बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती है, क्योंकि यूट्रस में कोई भी डिफेक्ट उस टाइम नहीं होता है, वेजाइना में डिफेक्ट कोई उस टाइम नहीं होता है, ये अंदर से बिल्कुल इनकी सफाई हो चुकी होती है। अब हम बात करते हैं कि जो एंडोमेट्रोसिस कंडीशन है ये क्यों हो जाती है। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में अपने आप चलती, जैसे कि मतलब कि डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी या हाई बीपी की प्रॉब्लम होगी, हाई लो बीपी रहने लग गया, कोई ना कोई रीजंस, कोई ना कोई कारण या लाइफस्टाइल में चेंजेस ऐसे हो सकते हैं, ऐसे होते हैं जो इनका कारण आगे जाके बनता है। मतलब कि अगर एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम हमारे यूट्रस में चल रही है तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे यूट्रस में ऐसी प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। तो अब कौन कौन से कॉजेज है, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगी रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशंस की। अब रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशंस क्या है, अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं कि हाँ आपको रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशंस पता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो चलिए मैं बता देती हूँ। रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशंस क्या होता है कि हर महीने जब लेडी के पीरियड्स चलते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, 5% ब्लड हमारे जो पीरियड्स का होता है ये अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाता है। मतलब आपने देखा है कि ये हमारा यूट्रस है, यूट्रस से जो ब्लड हमारे पीरियड्स के रूप में वेजाइना से निकल जाता है बाहर वेस्ट के रूप में, लेकिन इसका जो 5% ब्लड होता है ये अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लो करने लग जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाता है। मतलब कि इसको नीचे गिरना चाहिए लेकिन ये ऊपर गिरने लग जाता है और फेलोपियन ट्यूब से होकर, ओवरी से होकर ये हमारे एब्डोमेन में फ्लो करने लग जाता है, एब्डोमेन में गिरने लग जाता है। ये नॉर्मल कंडीशन है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि ये ब्लड हमारी एब्डोमेन में गिरने लग जाता है, बैकवर्ड इसकी फ्लो होने लग जाती है। लेकिन जब ये 5% से होके ये 50% हो जाता है, ये 75% हो जाता है, मतलब कि जो बैकवर्ड हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, जो अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा ब्लड ज्यादा जा रहा है, मतलब कि जितना ब्लड हमारे वेजाइना के रास्ते निकलना चाहिए पीरियड्स के दौरान उतना नहीं निकल रहा है, उसका 50% निकल रहा है या उसका सिर्फ 25% निकल रहा है, तो 75% और 50% जो ब्लड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करके हमारे एब्डोमेन में गिर रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो फेलोपियन ट्यूब्स है, हमारी जो ओवरीज है, ये ओवर रिएक्ट करने की वजह से या फिर ओवर वर्किंग करने की वजह से यहाँ पे एंडोमेट्रोसिस होने में यूट्रस की हेल्प कर देते हैं। वो जो ब्लड है वो यूट्रस के अंदर ही रहना शुरू हो जाता है या एब्डोमेन में चला जाता है। अगर वो ब्लड हमारे यूट्रस के अंदर ही रह गया तो यूट्रस के इनर लाइनिंग की जो टिश्यूज होते हैं उसकी ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, और इतनी ज्यादा ओवर प्रोडक्शन हो जाती है कि इसकी ग्रोथ बाहर आने लग जाती है। बाहर की परत के ऊपर, यूट्रस की जो बाहरी लाइनिंग होती है उसके ऊपर इनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, और इतनी ज्यादा ग्रोथ हो जाती है कि वहां पे एंडोमेट्रोसिस की कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट कॉज के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे इम्बैलेंस्ड हार्मोन। बैलेंस हार्मोन मतलब कि जब हार्मोन अपने बैलेंस में नहीं चलते हैं। एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है जो लेडीज में रिलीज होता है। लड़कियों में 13 एज के बाद या 14 एज के बाद रिलीज होना शुरू हो जाता है, उस टाइम उनकी पीरियड्स स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि पहले पीरियड से पहले उनमें एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है वो रिलीज होता है, और उनमें बहुत सारी उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, जैसे उनके अंडर आर्म्स हल्के से काले होने शुरू हो जाते हैं, उनके वेजाइना के वल्वा पार्ट के ऊपर यहाँ पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, और उनकी ब्रेस्ट जो है वो विकसित होना शुरू हो जाती है, हल्की हल्की ब्रेस्ट में दर्द रहना शुरू हो जाती है, और उनकी जो पीरियड का प्रोसेस है वो हर महीने चलना शुरू हो जाता है। ये जो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन है, जब ये फ्लक्चुएशन इसकी होती है, अब फ्लक्चुएशन मतलब कि सडन इसका फ्लो कम हो जाता है और सडन इसका फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब इसकी फ्लक्चुएशन होती है, एक लेवल के साथ नहीं चल रहा है, कभी इसका रिलीज होना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कभी इसका रिलीज होना बहुत कम हो जाता है, तो ये एक फ्लक्चुएशन में चल रहा है। लेकिन जब इसका फ्लो बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल स्टेट चल रहा होगा, तब हमारा यूट्रस अंदर से हेल्दी होगा, हमारे वेजाइना अंदर से हेल्दी होगा। लेकिन जब इस हार्मोन की फ्लक्चुएशन चल रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं वहां पे, उस कंडीशन में एंडोमेट्रोसिस प्रॉब्लम यूट्रस में हो सकती है। तीसरे कॉज की बात यहां पे करते हैं इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन। अब इम्यून सिस्टम डिसफंक्शनिंग की बात जब करते हैं तब आप थोड़ा सा आइडिया यहां पे लगा सकते हैं कि इम्यून सिस्टम डिसफंक्शनिंग मतलब कि इम्यून सिस्टम अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर रहा है। अब इस कंडीशन में कैसे इम्यून सिस्टम अपना काम नहीं कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो ब्लड का फ्लो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में इसका फ्लो होना शुरू हो जाता है।
तो यहाँ पे इम्यून सिस्टम का क्या रोल हुआ? इम्यून सिस्टम उस ब्लड को पहचान ही नहीं पा रहा है, उस चीज को पहचान ही नहीं पा रहा है कि मुझे ये ब्लड नीचे की तरफ, वेजाइना की तरफ भेजना चाहिए। मतलब वहां पे वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाए, किन चीजों को 100% उसको वेजाइना के रास्ते बाहर निकालना चाहिए, यहां पे वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। इसीलिए 50% ब्लड का फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, 50% नीचे की तरफ हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे जो यूट्रस की इनर लाइनिंग के टिश्यूज है वो यूट्रस की बाहरी परत के ऊपर ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम यूट्रस में हो जाती है। इसका नेक्स्ट कोज के बारे में बात करते हैं, जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर मतलब कि जेनेटिकली जिसमें चलता है, जैसे कि आपकी नानी को कोई प्रॉब्लम हो एंडोमेट्रोसिस की, या आपकी मदर को एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम हो, तो जेनेटिकली डीएनए के तौर पे ये आपको भी ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। आपको भी एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जो जेनेटिकली आगे चलती है, पेरियोडिक चलती है, बाप दादों से अपने बच्चों में आगे हो सकती है। तो एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम भी ऐसी है जो जेनेटिकली आगे फैल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स यहाँ पे कैसे काम करता है एंडोमेट्रोसिस की केस में? मान लीजिए कि आप कहीं ऐसी जगह पे वर्क कर रहे हैं जहां पे केमिकल की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स सांस के द्वारा आपके अंदर जा रहे हैं, तो वो केमिकल्स और वो टॉक्सिन्स आपके यूट्रस की इनर लाइनिंग के टिश्यूज को हेल्प कर रहे हैं ताकि वो यूट्रस की बाहरी लाइनिंग के ऊपर ग्रो कर जाएं। जब वो सेवेरिटी में ग्रो होने लग जाएं, बहुत ज्यादा केमिकल्स, बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स आपके अंदर चले गए, तब उस कंडीशन में एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम आपके अंदर हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सर्जिकल स्कार इम्प्लांटेशन। मतलब कि पास्ट में आपकी कोई पेल्विक फ्लोर की यहाँ पे सर्जरी हो रखी है, या सी सेक्शन आपका हो रखा है, या कोई और आपकी एब्डोमेन की सर्जरी हो रखी है, जिसकी वजह से जो स्कार के जो यहाँ पे टिश्यूज होते हैं ये आगे हमारे यूट्रस तक फैल जाते हैं कई कंडीशंस में, और वो आगे जाके हमारे यूट्रस की इनर लाइनिंग के टिश्यूज को हेल्प कर देते हैं ताकि वो यूट्रस की बाहरी परत के ऊपर ग्रो करना शुरू कर देते हैं, और इस कंडीशन में एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है। ये बहुत नॉर्मल सी प्रॉब्लम है एंडोमेट्रोसिस, लेकिन 70% लेडीज ऐसी हैं जिनको नहीं पता है कि एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम क्या होती है। तो जब डॉक्टर्स के पास आप चेक करवाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको सिंपल भाषा में ये कह देते हैं कि आपके यूट्रस की लाइनिंग अंदर से खराब होना शुरू हो गई है। मतलब कि यूट्रस की इनर लाइनिंग कैसे खराब होना शुरू हो गई है? जब उसके इनर लाइनिंग के टिश्यूज बाहरी परत के ऊपर ग्रो होना शुरू हो गए, तो इस कंडीशन में लेडीज को इनफर्टिलिटी होने लग जाती है। मतलब जब लॉन्ग टाइम तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स वो अपनी हस्बैंड के साथ करते हैं तो बच्चा ना पैदा होने की यहाँ पे प्रॉब्लम उनमें हो सकती है, और हैवी ब्लीडिंग के साथ उनके पीरियड्स आते हैं। पीरियड्स में जो ब्लीडिंग आती है कभी कभी उनको पीसेस के साथ आती है, मतलब बड़े बड़े पीसेस उनको ब्लड के साथ आते हैं, और जो स्टमक क्रैम्प्स नॉर्मली होते हैं ये बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं, इतनी ज्यादा सीवियरिटी में हो जाते हैं कि कई बार उनको यहाँ पे इन क्रैम्प से बचने के लिए, इन क्रैम्प से रिलीफ पाने के लिए उनको मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो लेडी की बॉडी में एंडोमेट्रोसिस के साथ यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो इसके सिम्टम्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपको यूट्रस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई किसी भी टॉपिक के ऊपर आप मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर भेज सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक आपको कैसा लगा प्लीज एक कमेंट के थ्रू मेरे साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।